आज बात करते हैं दिल्ली के उस एक तख्त की, एक ऐसा सिंहासन जिसके लिए सोचिए 320 सालों तक सल्तनतें बनती रहीं और मिटती रहीं। जी हाँ, ये दिल्ली सल्तनत की महागाथा है। इसमें 5 अलग अलग राजवंश आए, अनगिनत सुल्तान आए और गए, लेकिन कहानी कहानी हमेशा सिर्फ उस एक सिंहासन की ही रही। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल उठता है। इतना विशाल साम्राज्य जो करीब 300 साल तक चला, उसकी शुरुआत एक गुलाम ने की। आखिर ये हुआ कैसे? सच पूछिए तो यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है, इसका केंद्र है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम इस सिंहासन की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सल्तनत की नींव कैसे पड़ी, फिर गुलाम से सुल्तान बनने का वो अनोखा सफर, खिलजी के दौर में जो विस्तार हुआ उसकी महत्वाकांक्षा को समझेंगे, फिर आएंगे तुगलकों के बड़े और अजीबोगरीब प्रयोगों पर, और आखिर में देखेंगे कि कैसे आखिरी राजवंशों का पतन हुआ। तो कहानी शुरू होती है तलवारों की गोंद से। अगर मैं उस दौर का कोई इतिहासकार होता ना, तो अपनी किताब का पहला पन्ना यहीं से शुरू करता। ये तुर्कों के आक्रमण का दौर था, एक ऐसी आंधी जिसने यहाँ की पुरानी व्यवस्था को जड़ से हिला दिया और एक ऐसे नए साम्राज्य की नींव रख दी जिससे सदियों तक कायम रहला था। अब देखिए, इतिहास का रुख कुछ ही पलों में बदल जाता है। महमूद गजनवी के हमलों ने तो बस ये दिखाया कि उत्तर भारत में राजनीतिक तौर पर कितनी कमजोरियां हैं, लेकिन असली गेम चेंजर थी तराइन की दूसरी लड़ाई। 1192 में हुई इस जंग ने सब कुछ बदल दिया। इसने भारत में एक स्थायी तुर्क सत्ता के लिए समझिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। और फिर 1206 में जब मोहम्मद घोरी की हत्या हो गई, तो यहाँ का सारा इलाका किसके हाथ आया? उसके सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत का पहला और शायद सबसे अनोखा अध्याय शुरू होता है, मामलूक राजवंश। इसे गुलाम वंश भी कहते हैं। सोचकर देखिए, गुलाम राजा, ये कितना असाधारण कॉन्सेप्ट है। जो कल तक किसी की मिल्कियत थे, वो आज हिंदुस्तान के सुल्तान थे। और इन्हीं लोगों ने दिल्ली सल्तनत की वो बुनियाद रखी जिस पर अगली कई सदियों तक एक बड़ी इमारत खड़ी रही। मामलुक वंश का ये पूरा दौर बड़ी ही दिलचस्प किरदारों से भरा है। आप देखिए, पहले इल्तुतमिश आए, जिन्हें गुलाम का गुलाम कहा जाता था, और उन्होंने सल्तनत को असली मजबूती दी। फिर आई रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासक, जिन्होंने इतिहास ही रच दिया। और फिर आए बलबन, जिन्होंने अपनी लौह अवम रक्त की नीति से, मतलब ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से, सत्ता पर अपनी पकड़ को फौलादी बना दिया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत जरूर की, लेकिन अगर कोई पूछे कि दिल्ली सल्तनत का असली आर्किटेक्ट, असली संस्थापक कौन था, तो जवाब है इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाकर सत्ता का केंद्र बनाया। उन्होंने अपनी करेंसी चलाई, चांदी का टका और तांबे का जीतल, कुतुब मीनार को पूरा करवाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तुर्कान चहलगानी बनाया। ये 40 सबसे ताकतवर तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था, एक तरह का पावर सेंटर, जिसने आने वाले कई दशकों तक सल्तनत की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा। इल्तुतमिश के बाद तख्त पर एक ऐसा चेहरा आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी अपनी बेटी रजिया सुल्तान, भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान। उनका गद्दी पर बैठना ही अपने आप में एक क्रांति थी। लेकिन सोचिए, उस दौर के ताकतवर सरदार, क्या वो एक औरत का हुक्म मानने को तैयार थे? बिल्कुल नहीं। उनका पूरा शासनकाल विद्रोहों से जूझते हुए बीता, लेकिन उनका वो छोटा सा दौर भी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। रजिया के बाद सल्तनत में एक अस्थिरता का माहौल बन गया था। इस केओस को खत्म किया सुल्तान बलबन ने। उन्होंने 2 सबसे बड़े खतरों को पहचाना, एक अंदर के दुश्मन और 2 बाहर से लगातार हो रहे मंगोल आक्रमण। और इनसे निपटने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, दीवाने अर्ज की स्थापना की। ये एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ये इस बात का सबूत है कि बलबन समझ चुके थे कि सीमा सुरक्षा और एक ताकतवर सेना के बिना दिल्ली का तख्त कभी भी महफूज नहीं रह सकता। तो बलबन ने सल्तनत को स्थिर तो कर दिया, लेकिन दरबार की फिजा में एक नई तरह की बेचैनी थी। एक नई और ज्यादा आक्रामक महत्वाकांक्षा पनप रही थी, और इसी महत्वाकांक्षा से जन्म हुआ खिलजी क्रांति का। और दिल्ली का तख्त अब खिलजी वंश के हाथों में आ गया। खिलजी वंश की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत की 70 साल के जलालुद्दीन खिलजी ने।
वो बलबन की सख्त नीतियों के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका रवैया काफी नरम था। लेकिन फिर आए उनके उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी, और उन्होंने तो सल्तनत का नक्शा ही बदल दिया, जबरदस्त विस्तार किया। आज भी दिल्ली में अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट और हौज खास उनके दौर की गवाही देते हैं। और इस वंश का अंत, वो तो और भी अजीब था। मुबारक शाह खिलजी जैसे शासक के साथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी कभी दरबार में बिना कपड़ों के ही आ जाते थे। खिलजियों के बाद दिल्ली के तख्त पर एक नया वंश आया, तुगलक वंश। और इनके दौर को समझने के लिए बस 2 शब्द काफी हैं, ब्रिलियंस और केओस। मतलब एक तरफ जबरदस्त प्रतिभा और दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी अराजकता। और इस वंश का नेतृत्व किया दिल्ली के सबसे पढ़े लिखे लेकिन शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद सुल्तान ने। तुगलक वंश ने सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक राज किया। इसकी शुरुआत हुई गयासुद्दीन तुगलक से, जो बड़े प्रैक्टिकल शासक थे। उन्होंने खेतीबाड़ी के लिए पहली नहरें बनवाईं। फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपने बड़े बड़े और बदनाम प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। याद है राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाने वाला फैसला? वो इन्हीं का था। और फिर आए फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने इतने प्रशासनिक सुधार किए कि लोग उन्हें सल्तनत का अकबर तक कहने लगे। अब जरा इन 2 सबसे शक्तिशाली सुल्तानों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी, एकदम प्रैक्टिकल, जिनका फोकस था सैन्य ताकत और बाजार पर कड़ा नियंत्रण। वो एक कामयाब तानाशाह थे। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक, एक बुद्धिजीवी, एक विजनरी, जिनका ध्यान था बड़े बड़े आइडियाज पर, जैसे टोकन करेंसी, राजधानी बदलना। उनके आइडियाज शानदार थे, पर अक्सर हकीकत से मेल नहीं खाते थे। ये मानो ताकत और सोच के 2 अलग अलग तरीकों की टक्कर थी। लेकिन सवाल ये है कि हमें उस जमाने की इतनी बारीक बातें पता कैसे चलती हैं? इसका जवाब है इब्न बतूता जैसे यात्री। सोचिए, एक अफ्रीकी ट्रैवलर जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में जज यानी काजी बना दिया। उसकी किताब है रहला, जो हमें सुल्तान के राज की सारी झलकियां देती है, उसकी समझदारी भी और उसका पागलपन भी। ये एक बाहरी आदमी की आंखों देखा हाल है, और इसीलिए ये बहुत कीमती है। फिरोज शाह तुगलक जैसे सुल्तानों के समय तक सल्तनत एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बन चुकी थी। आप समझिए कि अलग अलग मंत्रालय थे, दीवाने अर्ज मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने कोही यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि दीवाने बंदगान नाम से गुलामों के लिए भी एक अलग विभाग था, क्योंकि वो उस समय की इकोनॉमी और सेना का बहुत जरूरी हिस्सा थे। चैरिटी के लिए, रोजगार के लिए, सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। मतलब ये सिर्फ तलवार के जोर पर चलने वाला राज नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन चुका था। अगर इब्न बतूता एक बाहरी नज़र थे, तो हमें एक अंदरूनी नज़रिया भी मिलता है, और वो दिया है दरबारी कवि बर्नी ने अपनी किताब तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में। क्योंकि वो दरबार का हिस्सा थे, वो हमें तुगलक सुल्तानों की एक इनसाइडर स्टोरी बताते हैं, और कई बार उनकी आलोचना करने से भी नहीं चूकते। सच कहूँ तो इन किताबों के बिना हमारा इतिहास का ज्ञान बहुत अधूरा रह जाता। और फिर तुगलक वंश पर एक कहर टूटा, तैमूर का भयानक आक्रमण, जिसने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। ये वो चोट थी जिससे सल्तनत फिर कभी पूरी तरह उभर नहीं पाई। इसके बाद दिल्ली के तख्त की ताकत फीकी पड़ने लगी, और सल्तनत के आखिरी और ज्यादा कमजोर राजवंशों का दौर शुरू हुआ। अब हम सल्तनत की कहानी के बिल्कुल आखिरी पन्नों पर हैं। तैमूर के हमले के बाद सैयद वंश ने कोशिश तो बहुत की बिखरती सल्तनत को संभालने, पर वो नाकाम रहे। फिर आए लोदी, दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान। इनमें सिकंदर लोधी एक अहम शासक थे, जिन्होंने आगरा शहर बसाया और जमीन नापने का एक नया सिस्टम गज-ए-सिकंदरी शुरू किया। कह सकते हैं कि ये सल्तनत की आखिरी बड़ी प्रशासनिक कामयाबी थी। 1526, बस ये एक साल, ये तारीख दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी का अंत लिख देती है। ये साल था पानीपत की पहली लड़ाई का। पानीपत के मैदान में एक तरफ थी बाबर की हमलावर सेना और दूसरी तरफ आखिरी लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी। जंग हुई और इब्राहिम लोदी हार गए। लेकिन ये सिर्फ एक हार नहीं थी, वो दिल्ली के पहले और आखिरी सुल्तान बने जो जंग के मैदान में मारे गए, और उनकी मौत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का 320 साल लंबा सफर एक झटके में नाटकीय ढंग से खत्म हो गया। तो सल्तनत का तख्त तो खाली हो गया, सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन क्या उसकी कहानी भी खत्म हुई? नहीं। उसकी विरासत, उसकी कला, उसका प्रशासन, उसकी संस्कृति, वो आने वाली सदियों तक भारत को एक नया आकार देती रही। तो सवाल ये है कि जब एक साम्राज्य गिरता है, तो उसकी राख से क्या नया जन्म लेता है?